कैसे हो आप सब? मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लेकर आए हैं किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन पढ़ना है हमको इस वीडियो में, और क्या पढ़ना है? हेस लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ इक्वेशन आपको लगता होगा कि बहुत भारी इक्वेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं बच्चों, इतनी इजी तरीके से आपको समझाएंगे हम यहाँ पे कि आप कभी किरचॉफ इक्वेशन को भूल ही नहीं सकोगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम थर्मोडायनामिक का पढ़ चुके हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में आता है किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन को पढ़ेंगे। किरचॉफ इक्वेशन को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं क्या? वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज विद टेंपरेचर। ठीक है, वेरिएशन का मतलब समझते हो आप लोग? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं कि किरचॉफ इक्वेशन कहता क्या है, क्या ये एक्सप्लेन करता है। तो किरचॉफ इक्वेशन बच्चों, किरचॉफ इक्वेशन कहता है कि वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी, ये एंथैल्पी के वेरिएशन को बताता है विद टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। समझ में मैंने क्या बोला? मैं ये बता रहा हूं कि किरचॉफ इक्वेशन क्या करता है, ये वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी को बताता है। जहां मैंने आपको बताया था एंथैल्पी का वेरिएशन, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपको बताया था ये एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं आपको एंथैल्पी बताया था, अगर नहीं पढ़े हो आप लोग तो प्लीज आप लोग जाओ पिछले वीडियो में अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके यूट्यूब पे सर्च करो और वहां देखो, यहाँ पे मैंने एंथैल्पी के बारे में डिटेल में बताया है, जहां पर तो आपको बता चुका हूं कि एंथैल्पी को हमेशा हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक वेरिएशन की बात आएगी, जहां तक वेरिएशन की बात आएगी उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल चेंज के बारे में बात आएगा तो डी से, ठीक है, और डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन ये कहता है कि जब वेरिएशन, एंथैल्पी का वेरिएशन होता है विद टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, आज हम लोग उस इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं किरचॉफ इक्वेशन कहता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है किरचॉफ इक्वेशन का? तो यहां देखना, मैं लिख रहा हूं किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन explain the Kirchhoff equation explain the variation of एंथैल्पी। एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? H से। यानी क्या कहा, किरचॉफ इक्वेशन क्या बताता है? वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में, यानी कि एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे होता है, किसके रिस्पेक्ट में? with temperature and constant pressure। क्लियर बच्चों? क्या कहा? देखिए सटीक बात समझिएगा क्या कह रहा है ये। किरचॉफ इक्वेशन, दरअसल किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब ये किरचॉफ इक्वेशन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक इक्वेशन को प्रोवाइड किया, इक्वेशन को बताया। किसी इक्वेशन को जब वो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में उन्होंने बताया, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में जब उन्होंने बताया तो उससे कुछ इक्वेशन निकल के आए। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ इक्वेशन। साफ साफ इसको एक और नाम से भी हम जान सकते हैं, वो क्या है? वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज विद टेंपरेचर या प्रेशर, कुछ में भी कर सकते हैं। तो क्या कहता है किरचॉफ इक्वेशन? सटीक बात ये है, किरचॉफ इक्वेशन हमेशा वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताता है। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताता है, किसके रिस्पेक्ट में? विद टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका इक्वेशन क्या निकल के आता है। तो चलिए गाइस हम देखते
किरचॉफ इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसका डेरिवेशन होगा, तो धीरे धीरे एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट किए, नोट हो गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि डेरिवेशन लंबा है, तो इसको फिर एक बार इसको क्लीन करके फिर आपको डेरिवेशन पूरा लॉन्ग में किया जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में जाता हूं। देखते क्या है, अब इक्वेशन के बारे में देखते क्या है। हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर, ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं, मैंने माना कोई रिएक्शन करवा रहा हूं, कोई भी रिएक्शन करा दे, मान लो रिएक्शन में क्या करवा रहा हूं, A प्लस B, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, C एंड D प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां समझना, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, आप समझे। मैंने क्या बताया कि A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और C और D क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मैं मोल के रूप में लेता हूं, मोल क्या है, मैंने माना, लेट अस कंसीडर कुछ भी मान सकते हैं भाई, ये A है और ये B है, ठीक है, मैंने माना A का A मोल, A का स्मॉल A मोल, B का स्मॉल B मोल, क्लियर है, C का स्मॉल C मोल और D का स्मॉल D मोल। तो A का A मोल, B का स्मॉल B मोल, C का स्मॉल C मोल, D का स्मॉल D मोल, क्लियर है, ये रिश्ता समझ में आया। अब कहते हैं क्या है, हमको बताना क्या है, हमको बताना क्या है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी को बताना है। तो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये आप जानो क्या है, ये रिएक्टेंट है भाई, इतना तो पता होगा आप लोगों को। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। जब किसी चीज को निकालना हो तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि हम वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में देखते हैं तो डेल्टा H निकालेंगे हम, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है बच्चों, HP माइनस, अच्छा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को मैंने घटा दिया, कहोगे कैसे, तो रखते हुए डाटा को पुट करते हैं, क्या होगा, यहां पे देखो आप, मैं यहां लिखता हूं या ये है प्रोडक्ट है, ठीक है, अब लिखोगे ब्रैकेट में लो C का मोल तो पहले लिखते हैं ना, मोल लिखते हैं ना पहले, CHC ये हुआ, प्लस DHD, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट घटा रहा हूं, H तो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी को बता रहा है, तो H तो लिखेंगे ही, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि H कहां से है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी है, ठीक है। अब ये तो हुआ प्रोडक्ट, फिर माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, AHA प्लस BHB, ये हुआ, ये क्लियर हुआ ना, CHC DHD मैंने सारा डाटा को वही पुट कर दिया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को मैंने घटा दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जितने भी इक्वेशन है, ये जितने भी इक्वेशन मिला इसका हम डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, और यहां पे d/dt क्या होगा, d/dt क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये आप लोग नोट करो, नोट हो रहा है ना, ये डिफरेंशिएट फॉर इक्वेशन मैं लिख देता हूं, ये डिफरेंशिएटिंग फॉर द above equation, differentiating for the above equation with respect, differentiating for above equation with respect temperature and constant प्रेशर। मैंने क्या बताया, अभी जितना इक्वेशन आया है उसका हम डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, एवं इक्वेशन जितने भी ऊपर का इक्वेशन है, एवं इक्वेशन मतलब क्या कि जो इसके पहले ऊपर लिखे,
इसी का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे विद टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। हमको प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलना है भैया, क्लियर है ये बात। अब देखो क्या होता है, अब यहां पे क्या होगा, d/dt क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, d/dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हर जगह d/dt। अब d/dt को कांस्टेंट करते हैं तो इसे हम इक्वेशन, जो भी इक्वेशन मिला है हमको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से जो भी ये इक्वेशन लेकर आए हैं, इसमें से हम लोगों को घटा दे तो क्या निकल के आता है, आप देखोगे डेल्टा एच की वैल्यू तो पता ही है क्या होता है कि c है, d/dt कांस्टेंट करना है तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखना, ध्यान समझना आप लोग, यहां सुना है ये है तो क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है, d/dt तो हो ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहां पे। अब बचा क्या, hc, ठीक है, क्या हुआ, स्मॉल c d/dt प्लस d/dt ये हुआ, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि d/dt मैंने तो कांस्टेंट लिया है, बाकी से तो वही उतार दे रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस करके तो क्या देखने को मिलेगा, जब यहां माइनस करते हैं अब बचा क्या, a स्मॉल a d/dt, समझ में आया। अब क्या बचा, प्लस b/b dt। यहां तक तो क्लियर हुआ, ये समझना है क्या मैंने कहा कि c d/dt क्यों यहां आपको कंफ्यूजन होता है, सर आया कहां से ये d/dt। तो बच्चों याद रखो मैंने यहां लिखा क्या हूं कि डिफरेंशिएटिंग फॉर द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल क्या, d/dt क्या है, कांस्टेंट, और d/dt सब में रख के चले जाओ, सब में रखा हूं d/dt। अब इसमें से बताओ, इसमें से आपको कॉमन क्या लगता है, कॉमन क्या लगेगा, कॉमन है डेल्टा, यहां मैं इक्वल की इधर डेल्टा h इक्वल टू है, यहां डेल्टा h इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, इसका कॉमन में क्या होगा, अरे दो ही चीज तो होगा, डेल्टा h तो होगा, d/dt ही तो कांस्टेंट है, इसको हम दोनों में कॉमन है तो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे ना दोनों को बाहर, तो निकालते हैं, पहले आप इसने का स्क्रीनशॉट लो, मैंने इसमें क्या बताया कॉमन क्या है, d और dt कॉमन है, तो यहां क्या होता है d/dt और क्या है डेल्टा h है। अब देखो बच्चों, अब क्या बचता है, बाकी से तो ये बचता है chc dt dh अभी AHA BHB, यही तो बचता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, d/dt तो मैंने कॉमन ले लिया, यही तो बचा आपके पास। अब देखो मैं आपको बताया था पहले कि हीट कैपेसिटी के बारे में, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है ये मैंने बताया था, और ये मैं वहां बताया था कांस्टेंट प्रेशर, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर मैंने जो वैल्यू निकाला था तो Cp की वैल्यू बच्चों आपका आया था डेल्टा h/t, यही तो निकल के आया था। हीट कैपेसिटी आपको नहीं पढ़ो देख लेना कि Cp इक्वल टू बात डेल्टा h/t, तो यहां पे क्या होता है, इसी वैल्यू को पुट करते हैं, डेल्टा h की वैल्यू है ये dh है ना। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताओ, ये है, यहां मैं लिखूं Cp लिख सकता हूं ना, कांस्टेंट प्रेशर है भैया, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा h की वैल्यू हीट कैपेसिटी है, ठीक है, Cp हुआ, फिर प्लस d Cp d माइनस क्या करोगे, यहां पे माइनस में ले जाओगे, ये क्या बचा भैया d/dt कॉमन तो h है ना, h में Cp लिख सकता हूं ना, कांस्टेंट प्रेशर पे तो वेरिएशन करा रहे हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने लिखा कि डिफरेंशिएटिंग फॉर द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की ले रहा हूं और हीट कैपेसिटी की बारे में बात कर रहा हूं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट कैपेसिटी में उसको लिखते हैं Cp, तो मैं वही लिख रहा हूं,
Cp। ठीक है, कोई डाउट मत रखना अपने अंदर। अब यहां देखो, अब यहां पे क्या बचेगा, अब यहां देखो क्या बचता है, अब क्या बचा आप लोग खुद बोलो। ये बचा ACP, ACP ये बचा, फिर प्लस BCP, यही तो बचा आपका इक्वेशन, ACP कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो क्या निकल के आता है वैल्यू आपका बच्चों। अब यहां देखो, ये तो आपको एड सच यही उतार दो, ये हो गया डेल्टा H लिखो। अब क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो हीट कैपेसिटी के रूप में क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cr। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, मैंने इसी चीज को इस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का वैल्यू आप ये रखे थे, रिएक्टेंट का वैल्यू आप ये रखे थे। क्लियर है। अब क्या होता है, फिर यहां देखो, ये सब तो आप नोट कर ही लिए होंगे। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि अब कैसे, अब देखो आप लोग बहुत नजदीक आ चुके हो, डेरिवेशन के बहुत नजदीक आपका ये अब आंसर आने वाला है। अब देखो क्या है, ये मैं ऐसे उतार दिया इसको, डेल्टा H dt, ये तो मैंने उतार दिया। अब Cp माइनस Cr किसके बराबर है, डेल्टा Cp के बराबर है ना भैया, वेरिएशन है, वेरिएशन है एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे वैल्यू क्या आ जाएगी, Cp। कहोगे कैसे, अरे बाबू जब मैंने बताया, जब मैं किसी चीज के बारे में बता रहा हूं तो H2 माइनस H1 करूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा H की। H2 माइनस H1 ये वेरिएशन बता रहा है, डेल्टा वेरिएशन बता रहा है। वेरिएशन का मतलब क्या, कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को हटा दें। तो यहां पे जो मैं लिखा हूं Cp माइनस Cr, यहां पे जो मैंने लिखा हूं तो यहां Cp माइनस Cr, ठीक है, किसके होगा, डेल्टा Cp के, यही तो होगा। कोई कंफ्यूजन है, अरे भैया Cp माइनस Cr को मैं डेल्टा Cp लिख सकता हूं, डेल्टा Cp या Ce भी लिख सकता हूं। E कब लिखेंगे, जब कांस्टेंट टेंपरेचर होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या, मैं यहां पे सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहा, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, Cp मैंने लिया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किसके बराबर है, डेल्टा Cp के, डेल्टा Cp के। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब क्या होता है, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जिससे आगे का डेरिवेशन और इजी हो जाएगा। वो कैसे, तो देखो यहां पर सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। ये तो यहां समझ में आया आपको, एक फॉर्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो d डेल्टा H किसे लिख सकते हैं। अब इस dt को मैं यहां लेते जा रहा हूं, इस dt को मैं यहां लेते जा रहा हूं, जब वहां लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां इक्वल हो जाएगा डेल्टा Cp इंटू dt। ये हो गया एक फॉर्म, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत इसमें, एक फॉर्म तो ऐसे लिख सकते हो। अब आगे का डेरिवेशन कैसे करोगे, अब क्या करते हैं, ये जो हम लिए हैं, ये जो हमको रिएक्शन मिला है, इसका हम क्या कर दें, क्या करेंगे बताओ आप लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हिंदी में बोले तो समानुपाती निकालेंगे। कैसे निकाले, डिफरेंशिएटिंग कैसे निकालेंगे, कैसे क्या इसका निकालेंगे, तो आइए आगे देखते हैं। देखो क्या करते हैं, ये जो बचा है इसका, ये जो बचा है ना, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे समानुपाती। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर देख रहे हो वीडियो तो आप समझ लेना कि इंटीग्रेशन का मतलब तो समानुपाती कैसे निकाला जाता है, आपको अच्छे से आता होगा, निकाल के बताते भी कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या होता है, जो ये इक्वेशन है इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या कि रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन में दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, T1 और T2। ये क्या है आपका, दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है रिएक्शन में। जब भैया दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो आप याद रखो, जब टेम्परेचर तो है तो एंथैल्पी भी तो होगा, वो भी तो होगा, H1 और H2।
यही तो होगा। हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन मिला है उसमें इंटीग्रेशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें हम दो टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, T1 T2 और H1 H2। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां लिखते हैं above equation involve the two temperature, domestic one, and remain enthalpy H2 minus H1। ठीक है, फिर क्या होगा, फॉर द एवं इक्वेशन इंटीग्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब क्या होता है, ये तो आपको दिखाई दिया, कैसे निकालेंगे। अब यहां देखो, पहले तो हम इसका निकालेंगे क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। पहले तो हम डेल्टा H2 माइनस H1 का निकाल रहे हैं, एंथैल्पी का चेंज देख रहे हैं। तो क्या होगा, H2 से H1, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। और क्या बचा यहां पे, D डेल्टा H, ये बचा। अरे इसका डिफरेंशियल H2 से H1 में हो रहा है, इक्वल क्या हुआ। अब इसको देखते, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये किससे हो रहा है, T2 से T1 में। समझ में आ रहा है ना, T2 से T1 में हो रहा है। जब यहाँ पे T2 से T1 में हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे ये क्या होता है, क्या बच्चा यहाँ पे डेल्टा Cp इंटू dt, ये बच्चा। अब इसको इस तरीके से और लिख सकते हो। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन के पहले लिखा जाता है। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन यहाँ देखो क्या करना है आपको। ये क्या है, डेल्टा Cp है तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के पहले लिख देंगे, उसका नहीं निकालेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिखते हैं डेल्टा Cp। अब हो गया, ये नोट किए हो। अब दिखाते हैं आपको, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, इसमें कोई भी डाउट मत रखना। मैं आपको एक बार समरी करवा दूंगा इसका कि कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले आप लोग ये देखो, ये तो आपका इक्वेशन निकल के आया। अब क्या होता है, देखो जब इस सिंबल को हटाएंगे तो d और dt हट जाता है। इंटीग्रेशन में जब हटाएंगे, इंटीग्रेशन को निकालने आता हो, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से इंटीग्रेशन हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, d और dt हट जाएगा। क्लियर है बात, कैसे हटेगा, देखो क्या बचेगा हटाने के बाद, H2 माइनस H1 बचेगा, H2 माइनस H1 बचेगा कि नहीं बचेगा, जब ये बचेगा, ये तो यहां बचा प्रोडक्ट में, यहां क्या बचेगा, इक्वल करेंगे। डेल्टा Cp तो भैया कांस्टेंट है, जब मैं चिन्ह हटा दिए, ये जो सिंबल है मैंने हटा दिया, तो dv चला गया और dt भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, इनटू क्या बचेगा, T2 माइनस T1, यही बचेगा, T2 माइनस T1 डिफरेंशियल फॉर्म में, और H2 माइनस H1, Cp कांस्टेंट है, और इनटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां देखो, अब आ गए हम लोग तो नजदीक आ गए, H2 माइनस H1, ठीक है, इक्वल डेल्टा Cp। जैसे मैंने dt को उठाकर यहां किया था, अब मैं इसको t को इधर उठा कर सकता हूं ना, तो इसको अपॉइंट कर दिया, तो क्या हो गया, T2 माइनस T1। अरे जैसे मैंने आपको यहाँ पे कराया था ना कि d इंटू डेल्टा H हुआ, जो अपॉन dt था इक्वल डेल्टा Cp के, तो मैंने जब इसको यहाँ देखो, जब मैंने इसको यहाँ पर किया था तो इंटू कर दिया था ना dt, यहाँ किया था ना मैं। तो ठीक वही तरीका क्या है कि अब ये यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे लेते आया, ये आपका निकल के आ गया किरचॉफ इक्वेशन। दैट विल बी प्रूव। किरचॉफ इक्वेशन को मैंने प्रूव कर लिया एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे। प्रेशर पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली,
ठीक है, प्रेशर पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, निकाला क्या, किरचॉफ इक्वेशन बाद में निकल के आता है कि H2 - H1 अपॉन T2 - T1 इक्वल टू डेल्टा CPK। ठीक है, एट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे वैल्यू निकल के आती है किरचॉफ इक्वेशन के। ये मैंने क्या कर दिया, प्रूफ। समझ में आया किरचॉफ इक्वेशन। चलो देखो क्या करते हैं, ये जो बचा है इसका, ये जो बचा है ना, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे समानुपाती। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर देख रहे हो वीडियो तो आप समझ लेना कि इंटीग्रेशन का मतलब तो समानुपाती कैसे निकाला जाता है, आपको अच्छे से आता होगा, निकाल के बताते भी कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या होता है, जो ये इक्वेशन है इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्या कि रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन में दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, T1 और T2। ये क्या है आपका, दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है रिएक्शन में। जब भैया दो टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो आप याद रखो, जब टेम्परेचर दो है तो एंथैल्पी भी तो होगा, वो भी तो होगा, H1 और H2, यही तो होगा। हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन मिला है उसमें इंटीग्रेशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें हम दो टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, T1 T2 और H1 H2। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां लिखते हैं, एबव इक्वेशन involve the two temperature, domestic one, and remain enthalpy H1। ठीक है, फिर क्या होगा, फॉर द एवं इक्वेशन इंटीग्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब क्या होता है, ये तो आपको दिखाई दिया, कैसे निकालेंगे। अब यहां देखो, पहले तो हम इसका निकालेंगे क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। पहले तो हम डेल्टा H2 - H1 का निकाल रहे हैं, एंथैल्पी का चेंज देख रहे हैं, तो क्या होगा, H2 से H1, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, और क्या बचा यहां पे, D डेल्टा H, ये बचा। अरे इसका डिफरेंशियल H2 से H1 में हो रहा है, इक्वल क्या हुआ। अब इसको देखते, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये किससे हो रहा है, T2 से T1 में। समझ में आ रहा है ना, T2 से T1 में हो रहा है। जब यहाँ पे T2 से T1 में हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे ये क्या होता है, क्या बच्चा यहाँ पे, डेल्टा CP इंटू dt, ये बच्चा। अब इसको इस तरीके से और लिख सकते हो। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन के पहले लिखा जाता है। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा हूं, लेकिन यहाँ देखो क्या करना है आपको, ये क्या है, डेल्टा CP है तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के पहले लिख देंगे, उसका नहीं निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखते हैं डेल्टा CP। अब हो गया, ये नोट किए हो। अब दिखाते हैं आपको, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, इसमें कोई भी डाउट मत रखना। मैं आपको एक बार समरी करवा दूंगा इसका कि कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले आप लोग ये देखो, ये तो आपका इक्वेशन निकल के आया। अब क्या होता है, देखो जब इस सिंबल को हटाएंगे तो d और dt हट जाता है। इंटीग्रेशन में जब हटाएंगे, इंटीग्रेशन को निकालने आता हो, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से इंटीग्रेशन हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, d और dt हट जाएगा। क्लियर है बात, कैसे हटेगा, देखो क्या बचेगा हटाने के बाद, H2 - H1 बचेगा, H2 - H1 बचेगा कि नहीं बचेगा, जब ये बचेगा, ये तो यहां बचा प्रोडक्ट में, यहां क्या बचेगा, इक्वल करेंगे। डेल्टा CP तो भैया कांस्टेंट है, जब मैं चिन्ह हटा दिए, ये जो सिंबल है मैंने हटा दिया, तो dv चला गया और dt भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, इनटू
इंटू क्या बचेगा T2 माइनस T1, यही बचेगा T2 माइनस T1 डिफरेंशियल फॉर्म में, और H2 माइनस H1 Cp कांस्टेंट है और इंटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां देखो, अब आ गए हम लोग तो नजदीक आ गए, H2 माइनस H1, ठीक है, इक्वल डेल्टा Cp। जैसे मैंने dt को उठाकर यहां किया था, अब मैं इसको t को इधर उठा कर सकता हूं ना, तो इसको अपॉइंट कर दिया तो क्या हो गया T2 माइनस T1। अरे जैसे मैंने आपको यहाँ पे कराया था ना कि d इंटू डेल्टा H हुआ जो अपॉन dt था इक्वल डेल्टा Cp के, तो मैंने जब इसको यहाँ देखो, जब मैंने इसको यहाँ पर किया था तो इंटू कर दिया था ना dt, यहाँ किया था ना मैं, तो ठीक वही तरीका क्या है कि अब ये यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे लेते आया, ये आपका निकल के आ गया किरचॉफ इक्वेशन। दैट विल बी प्रूव, किरचॉफ इक्वेशन को मैंने प्रूव कर लिया एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे। प्रेशर पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, प्रेशर पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, निकाला क्या किरचॉफ इक्वेशन बाद में निकल के आता है कि H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल डेल्टा Cp के, ठीक है, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे वैल्यू निकल के आती है किरचॉफ इक्वेशन के। ये मैंने क्या कर दिया प्रूफ, समझ में आया किरचॉफ इक्वेशन। चलो शमरी क्या मतलब क्या पेपर पूरा रिवीजन कर दे रहा हूं। किरचॉफ इक्वेशन मैंने क्या बताया, किरचॉफ इक्वेशन बच्चों मैंने बताया किरचॉफ इक्वेशन जो होता है वो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट कांस्टेंट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो मैंने माना एक रिएक्शन को मैंने लिया, जो रिएक्शन इस प्रकार है, ए बी क्या करता है रिएक्ट करके C प्लस D का फॉर्मेशन करता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। मैंने क्या किया, फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप को रखा, क्या रखा कि उनमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मैंने रखा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में मैंने रखा बता सकते हो, एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में एंथैल्पी देखा, तो मैंने क्या निकल के आया, आपका निकल के आया ए का ए मोल मैंने लिया था, बी का बी मोल लिया था, सी का सी मोल लिया था और डी का डी मोल लिया था। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, अब वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी को लिया तो CHC DHD माइनस AHA प्लस BHB मैंने दूसरा रिएक्शन लिया। अब मैं क्या किया कि जितने इक्वेशन आए उस इक्वेशन में हम लोग क्या किया डिफरेंशिएशन किए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जहां पे d अपॉन dt जो है वो कांस्टेंट आता है, जब d अपॉन dt कांस्टेंट आया तो मैं d अपॉन dt को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के रिएक्शन के वैल्यू को मैंने डाटा को पुट कर दिया। डाटा को कैसे पुट किया तो क्या निकल के आया, डेल्टा S था इक्वल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में क्या था आपका CHC था, तो मान लीजिए लिख देंगे CDHC अपॉन dt प्लस DDHD अपॉन dt, फिर ब्रैकेट बंद माइनस, फिर मैंने लिखा मैंने क्या लिखा DHA अपॉन dt प्लस DDHB अपॉन dt, ये मैंने लिखा। फिर मैंने क्या किया, अब इस दोनों रिएक्शन मैंने क्या किया, d अपॉन dt को मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बचा d अपॉन dt डेल्टा H तो बाहर निकल गए, इक्वल किसके होंगे, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर होंगे जो CHC DHD AHA BHB ये जो मिला था इसी के बराबर होंगे। अब देखो क्या होता है, अब मैं कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करूं तो फिर वैसे तो लिख नहीं सकता, जब कांस्टेंट प्रेशर के बारे में मैंने बात किया तो हीट कैपेसिटी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, वहां पर मैंने बताया था कि वेरिएशन में जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने Cp माइनस Cr कर दिया, सारे जगह पर डाटा को Cp पुट कर दिया, तो क्या आया निकल के डाटा, क्या निकल के आया था आपका निकल के आया था d अपॉन dt इंटू डेल्टा H इक्वल क्या होगा CCpC प्लस DCpD ब्रैकेट बंद माइनस CCPA फिर ब्रैकेट फिर प्लस क्या होता CCPB, ये निकल के आया था। अब ये जो वैल्यू निकल के वो Cp माइनस Cr प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में आया था, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में मैं ये लिखना लाइन जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया, इसलिए मैंने वहां पे लिखा क्योंकि आपको ये समझ में आ सके कि जो बाद में मैं Cp लिख रहा हूं ये सब इक्वल Cp माइनस Cr के, तो आखिर में Cp आया कहां से, इसलिए मुझे वो एक लाइन को ऐड करना पड़ा वहां पे, तो Cp माइनस Cr हुआ। Cp माइनस Cr जब वेरिएशन फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा Cp हो जाएगा, जब डेल्टा
Cp हुआ तो क्या वैल्यू निकल के आया, d/dt इंटू डेल्टा H इक्वल Cp। फिर मैं dt को उधर किसका है भाई, तू उधर चल, dH है, d और डेल्टा H है, इक्वल क्या हो जाएगा Cp इंटू dt के। अब क्या होता है, सबसे मजेदार बात क्या आती है, अब ये जो इक्वेशन बना उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, इसमें दो रिएक्शन को, दो टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर रहा है, जो T2 से T1 है, ठीक है, H2 से H1 है, ये आया ना। अब क्या होता है, जब वेरिएशन के बारे में बता रहा हूं, जब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो डेल्टा H है, पहले क्या बचा, d डेल्टा H, यही बचा था ना, d डेल्टा H होता था तब Cp इंटू डेल्टा dt बचा था। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो H2 माइनस H1 यहाँ H2 माइनस H1 किया, H2 माइनस H1 किया तो d इंटू डेल्टा H, मैं बस ऐसा चीजें लिख दिया। एक बार इसका इंटीग्रेशन किया T2 से T1, Cp मैंने बाहर इसलिए लिखा, इसलिए रखा बच्चों, क्योंकि जो भी चीज कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के बाद ही होगा, पहले होगा, इंटीग्रेशन के पहले होगा, उसको उसका इंटीग्रेशन नहीं करते, इसलिए डेल्टा C को मैं बाहर लिख दिया। तो क्या हुआ, T2 से T1 इंटू dt, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब एक बात याद रखो, जब इंटीग्रेशन निकालना आप सीख जाओगे ना, तो वहां पे आप देखोगे जो उस पे d या dt का जो फॉर्म आपको मिलेगा, वो इंटीग्रेशन हटाने पे वो उसका वैल्यू हट जाता है, d/dt हट जाता है। तो यहाँ पे हम जब इंटीग्रेशन के सिंबल को हटाते हैं तो हमारे सामने वैल्यू या डाटा निकल के आता है आपका H2 माइनस H1, T2 माइनस T1। H2 माइनस H1 को एज सच लिख दिया, इक्वल, ये तो कांस्टेंट, इसको तो लिखना ही पड़ेगा डेल्टा Cp। T2 माइनस T1, dt तो हट गया, T2 माइनस T1 कर दिया। अब वैल्यू क्या निकल के आया, जिस प्रकार मैंने dt को उधर किया तब फिर मैं t को इधर नीचे कर दे रहा हूं, तो H2 माइनस H1 T2 माइनस T1 इक्वल डेल्टा Cp। ये आपका प्रूव होता है किरचॉफ इक्वेशन। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो। करते हैं दूसरा टॉपिक, वो है हेस लॉ। क्या होता है हेस लॉ, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने देखा किरचॉफ इक्वेशन को। अब हम देखेंगे हेस लॉ के बारे में। तो हेस लॉ क्या होता है, यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बच्चों, हेस लॉ। आई थिंक हमको लगता है आप लोगों को हेस लॉ हुआ चाहे किरचॉफ इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। अरे जो मोर इंटेलिजेंट पॉइंट की बारे में मैं बात नहीं कर रहा, जिसको नहीं आ रहा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमको सबको एवरेज में लेके चलना है ना, जो लोअर है उसको भी उसी तरह पढ़ाना है कि जिसको नहीं आ रहा है उसको भी आने लगे, और जिसको नहीं आ रहा है, जिसको अच्छे से आ रहा है इक्वेशन, वो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियो में जाओगे, वहाँ पे वो 3 डॉट करके दिया रहेगा, वहाँ पे क्वालिटी दिया रहेगा, फिर वहाँ पे आपको दिया स्पीड दिया रहेगा, तो स्पीड पे आप देखते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। जो नहीं समझ पा रहा है वो वीडियो को डिटेल में देखे, ठीक है। बाकी सब तो आजकल के बच्चे तो बहुत चालाक हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हेस लॉ के बारे में। तो हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ क्या कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी, क्या माने होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी हीट या एंथैल्पी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, चाहे रिएक्शन 1 स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में हो। समझ में आया? हेस लगे, अरे हेस चाचा थे अपने, चाचा का मतलब क्या, हेस साइंटिस्ट थे, हेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, वो लॉ उन्होंने क्या बताया कि रिएक्शन या तो 1 स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो, लेकिन वहां पे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं लिखता हूं हेस लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस लॉ के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी, the total amount of heat or enthalpy remain constant where reaction take place
वन स्टेप और सेवरल स्टेप। अभी मैं समझा रहा हूं, आपको पूरा डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्या मैं बताया, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, जितनी भी हीट है, जितने भी अमाउंट की हीट है या एंथैल्पी है, एंथैल्पी का ही फॉर्म ऑफ हीट होता है ना, मैं बताया था। एंथैल्पी क्या होती है, आल्सो फॉर्म ऑफ हीट। तो यह हीट का हो या एंथैल्पी, हीट जो एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट होगा, चाहे रिएक्शन वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में, 1 2 3 4 कितने भी स्टेप में कर दो भैया, उसका टोटल अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे मैंने बताया, अब देखो यहां से मैंने माना ए रिएक्शन जो हो रहा है बी में, ए से कोई रिएक्शन हो रहा है बी में, ये क्या हुआ, रिएक्शन है। क्या कहा, या तो वो वन स्टेप में हो, जैसे डायरेक्ट जो यहां पे वैल्यू निकल के आएगी, मैंने माना Q या डेल्टा H, ये निकल के आया। अब कहोगे सर आप यहाँ पर डेल्टा लिखे हो, यहाँ पर Q क्यों लिखे हैं, यहाँ पर डेल्टा क्यों लिखे हैं। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि स्टेट 15 और 5 के बारे में बता दिया हूँ। Q और W को छोड़ के जितने भी टूल्स या जितने भी टर्म्स आएंगे थर्मोडायनेमिक में, वहां पर केवल डेल्टा का यूज होता है। Q W के रूप में कभी भी डेल्टा का यूज नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया, या तो रिएक्शन वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में। अब सेवरल स्टेप का मतलब क्या, ये तो वन स्टेप में हुआ। सेवरल स्टेप में मैंने क्या बताया, ये ए से बी एक स्टेप ये हुआ फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप ये हुआ सेकेंड स्टेप, तीसरा स्टेप क्या हुआ थर्ड, और तब चौथे पे जाके ये क्या हुआ, बी में कंप्लीट हुआ रिएक्शन। यहां तो मानो हम क्यू के रूप में लिखते हैं, पहले स्टेप में Q1, दूसरे स्टेप में Q2, तीसरे स्टेप में Q3। एंथैल्पी के बारे में बच्चों बात करोगे तो H1 H2 H3, ठीक है, ये कर दोगे ना। तो क्या बताया कि या तो रिएक्शन हो वन स्टेप में या सेवरल स्टेप में, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो Q का वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, Q क्या हो जाएगा, जब Q का वैल्यू हमको निकालना हो तो तीनों को जोड़ देंगे। अरे किसी चीज को निकालना हो तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, H1 प्लस H2 प्लस H3। समझ में आया क्या कहा, कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है या तो वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो, लेकिन वहां पे जो कांस्टेंट जो भी एंथैल्पी या हीट होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट पे मैंने क्या बताया, जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू को जो मैंने ऐड किया तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यदि कि Q का वैल्यू हमको निकालना तो तीनों को जोड़ देंगे, तीन स्टेप को जोड़ देंगे, या चार स्टेप में तो चारों को जोड़ देंगे। H की वैल्यू एंथैल्पी की वैल्यू जो डिफरेंस आएगी जब अलग अलग स्टेप में होगा तो H की वैल्यू जोड़ देंगे तो आपका H का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो ये तो हुआ हेस लॉ, फिगर से क्लियर हुआ आपको। फिगर से क्लियर मैंने क्या बताया, या तो रिएक्शन वन स्टेप में हो तो सेवरल स्टेप में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए, आप ये बोलते हो सर एक ही बार एक ही जो चीज है, एक ही टॉपिक आप बार बार समझा रहे हैं। मेरे समझाने का प्यारे बच्चों, मेरे समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए, ये आपको समझ में आ जाए। मैं बार बार इसलिए नाम देता हूँ, इसलिए किसी भी चीज को पढ़ाता हूँ डायग्रामेटिकली पढ़ाता हूँ कि डायग्राम से आपके माइंड में फिगर बन जाए और आप उसे बहुत इजीली से अपने शब्दों में डिफाइन कर सको, अपने वर्ड में डिफाइन कर सको, इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूँ। तो चलो ये तो हुआ हेस लॉ। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब तुरंत इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हम देखते हैं हेस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, कहाँ यूज होता है हेस लॉ का,
मैं आपको ये बताऊंगा कि हेसला का बच्चों जो यूज होता है, मैंने जैसे बताया कि रिएक्शन या तो वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो। रिएक्शन या तो वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो। वहां पे क्या होता है, हम हेसला के हिसाब से रिएक्शन में जो हीट का चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली तो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं, एक्सपेरिमेंटली हम ही क्या कोई भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। एक्सपेरिमेंटली हम लोग कभी भी रिएक्शन कितना हीट निकल रहा कितना, वो एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर निकालना हो एक्सपेरिमेंटली हमको, अगर हमको ये निकालना हो हेसला कैसे हीट के रिएक्शन में चेंज हो रहा, तो वो किसके लिए वहां पर हेसला का यूज होगा। तो कैसे क्या होगा, तो हेसला तो पहली बात, यदि आप रिएक्शन करा रहे हो बहुत फास्ट हो, वहां पे भी आप एक्सपेरिमेंटली नहीं ज्ञात कर सकते, वहां पे भी हेसला का यूज होगा। या तो रिएक्शन बहुत स्लो हो, वहां पे भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को, ठीक है, चेंजिंग को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो तो कंडीशन हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन क्या है, या तो यहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर किसके लिए, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, ये जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत स्लो होता है। रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है। जब रिएक्शन बहुत स्लो होगा तो हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटली कतई नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। उसको हम हेसला के हिसाब से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हेसला का यूज कैसे करेंगे, कैसे एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, मैं एग्जांपल लेता हूं, रिएक्शन लेता हूं सल्फर का, सल्फर का लेता हूं। सल्फर का बच्चों आपको बता दूं, सल्फर का दो फॉर्म होता है, एक तो सल्फर का मोनोक्लिनिक फॉर्म होता है, सल्फर का रोम्बिक फॉर्म होता है। यदि मान लो सल्फर जो है मोनोक्लिनिक से सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा ना। मान लो कोई भी कार्बन है जब हीरा में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत स्लो रिएक्शन है ना, तो भैया उसके डेल्टा एच की वैल्यू को तो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली, कौन उतने लाखों करोड़ वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो हेसला के हिसाब से करते वही जो सल्फर यदि मोनोक्लिनिक फॉर्म में है तो सब वो रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको तो हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर नहीं पाएंगे। तो किससे ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से, हेसला की सहायता से। तो यही मैं बता रहा हूं, जो सल्फर है, सल्फर बच्चों मोनो क्लिनिक फॉर्म में है, सल्फर मोनोक्लिनिक कन्वर्ट हो रहा है सल्फर रोम्बिक में, सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितने कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों किसी चीज को ज्ञात करने के लिए, किसी चीज को ज्ञात किया जाए तो उसको पहले जलाया जाएगा, उसका कंबशन कराया जाएगा। तो पहले हम सल्फर मोनोक्लिनिक को जलाएंगे, सल्फर मोनोक्लिनिक को जलाएंगे तब उसका फॉर्म क्या निकल के आता है, H1 की वैल्यू क्या आएगी। फिर सल्फर रोम्बिक को जलाएंगे तो H2 की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी उसको ऐड कर लेंगे हेसला के हिसाब से, ऐड करके जितना भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो करते हैं, कहने से तो होता नहीं है, करते हैं चलो। तो क्या होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक को बच्चों हम लोगों ने क्या किया, जला दिया। जलाया तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, सल्फर डाइऑक्साइड। किसको जलाए, पहले यही मिल गया हमको, मोनोक्लिनिक को जला दिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पे, अब डेल्टा एच की वैल्यू समझ में आ रहा है आप लोगों ने। अब डेल्टा एच की वैल्यू, ये तो एच मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं। तो डेल्टा H1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -398 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। क्लियर है। अरे भैया हीट को निकालेंगे, इसका जो यूनिट है किलो जूल मोल प्रति इनवर्स आएगा, ठीक है, -398। अब तो हम तो सल्फर मोनोक्लिनिक को जला दिए, बेचारा जल के सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में आ गया। तो हमको H1 की वैल्यू मिल गई 398 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, माना मैंने, ठीक है। अपने मन से माना, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ज्ञात कर नहीं सकते। अब देखो, अब सल्फर है, क्लियर है। अब हम इसको जला दिए भैया, इसका निकल गया H1।
अब इसको जलाते हैं, ये भी जल के क्या आएगा देखते हैं। तो सल्फर है ये रोमिक फॉर्म में लिया, तो सल्फर को रोमिक फॉर्म में इसको भी भैया पकड़ के जला दिए। इसको हम जलाए, जलाकर क्या निकला, ये भी बच्चों ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। ये भी सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर मोनोक्लिनिक भी जला सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में बना, रोमिक भी जला तो ऑक्साइड फॉर्म में आया, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में। अब क्या होता है डेल्टा H होगा H1, इसको डेल्टा H2 मान लो, इसको डाटा कैलकुलेट करना है तो H2 मान लो। यहां पे मानो बच्चों आपका निकल का या -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स निकल के आया। अब आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटली तो ज्ञात करने से तब हेसला के हिसाब से ज्ञात करना है। तो हेसला क्या करता है, हेसला हमेशा बताता है कि रिएक्शन या तो वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो, एंथैल्पी या हीट हमेशा कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जहां पे आपने दिखाया था, मैंने आपको फिगर बताया था कि H की वैल्यू H1 + H2 + H3, Q निकालना तो Q1 + Q2 + Q3। तो यहाँ पर यहाँ क्या निकल के आता है H1 - H2 निकालते हैं हम भैया। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आपका निकल के आएगा, डाटा पुट कर दो -398 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, तो आपका निकल के आया वैल्यू +2 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे निकल के आया वीडियो क्या डाटा निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर नोट करो। ठीक है, तो अब क्या होता है ये आप नोट कर लिए। ठीक है, अब हम दूसरा फॉर्म बताते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन के लिए था क्या आया, डेल्टा H की वैल्यू +2 किलो जूल प्रति इनवर्स। ये समझ में आया है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो नहीं समझ में आएगा तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो यहां मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर किसके लिए, फॉर रिएक्शन। अब तो तुम इलेक्ट्रोलिटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा जो स्लो हो रहा था। अब बात करते हैं जब फास्ट रिएक्शन होगा तो उसमें क्या हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। या तो मैं तो बताया था, या तो बहुत फास्ट है तो बहुत स्लो, उसमें भी हम रिएक्शन को उसमें डाटा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली हेसला के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि हेडिंग फास्ट रिएक्शन के लिए। अब देखो मैं रिएक्शन लेता हूँ, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलेगा। तो यहाँ मान लो डेल्टा H की वैल्यू आपका है -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, है ना, -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स है। ठीक है, ये रिएक्शन हमको कराना है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है। जब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा तो क्या करते हैं भैया, जब इसको फास्ट रिएक्शन इसको भी जलाएंगे तब तो निकालेंगे। अब देखो कार्बन को जलाओगे, पहले कार्बन को जलाओ, थोड़ी ना रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन जल के। जब कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराओगे ना बच्चों, तो पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन को ऑक्सीजन जलाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो डेल्टा H1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, वो आपको नहीं पता है भैया क्या होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो क्या होगा नहीं पता। फिर क्या करते हो, इस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेसिपिटेशन में जलाओगे CO+O2, तब तो जाकर बनेगा CO2, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहां मान लो आपका है डेल्टा H2 की वैल्यू क्या आएगी, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स आया। ये रिएक्शन कर रहा है तो -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स पता है डेल्टा H की वैल्यू, लेकिन जब उसको जलाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म है तो उसकी H की वैल्यू हमको नहीं पता है। फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वहां पर H2 की वैल्यू हमें पता है। तो ठीक है, सलाह का इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा यहाँ देखो,
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हुआ। क्लियर है। अब क्या होता है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है वहां पे देखो -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स और -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। तो क्या होता है, H1 की वैल्यू को डाटा पर हम पुट करते हैं। H1 मिला कहाँ है भैया, तभी सब तो यही चिल्ला रहे हैं, आप तो समझते जा रहे हो। देखो H की वैल्यू -400 है, ठीक है। H1 की वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है। H2 की वैल्यू का आपका क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस या क्या है, H2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगा, डेल्टा H1 प्लस H2 होगा, यही है फार्मूला, ठीक है। सॉरी कंफ्यूजन हुआ आपको, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। या देखो डेल्टा H है, फार्मूला क्या था, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ये होगा। तो डेल्टा H का वैल्यू क्या है, -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे H1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, H1 लिख दिया मैंने। H2 की वैल्यू क्या है, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। निकालना क्या है हमको H1 की वैल्यू। जब H1 की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा H1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो प्लस होगा, जब ये -300 होगा, ये 300 होगा, फिर जब ये इधर जाएगा तो 400 होगा। तो 400 माइनस 300 कितना होगा, माइनस, यहाँ देखो भैया ये 300 है ना, माइनस यहाँ प्लस आया 400 किए इसको -400, तो 400 के डेल्टा H1 की वैल्यू आपका कितना आया, डेल्टा H1 की वैल्यू 4 में से 3 घटाओ कितना है, एक ही आएगा ना। तो 400 में 300 घटाओ, -100 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स, ये वैल्यू आपका निकल के आया, ये वैल्यू आपका निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, इसका समरी करवा देते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। तो हेशला क्या कहता है, देखो बच्चों ये आपको नोट कर लो, क्लियर। अब हम आपको इसका समरी देते हैं। समरी क्या है, हेशला पहले क्या बताया, हेशला मैंने समझाया कि हेशला कहते क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट वेयर रिएक्शन टेक प्लेस वन स्टेप और सेवरल स्टेप। क्लियर है, या तो रिएक्शन वन स्टेप में हो या तो सेवरल स्टेप में हो, लेकिन वहां पे जो एंथैल्पी या हीट की जो बात होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी। क्लियर है ये बात। अब मैंने क्या बताया, रिएक्शन बताया, ऐसे कैसे तो बताया था रिएक्शन ना, ग्राफ बनवाया था, H1 से H2 कन्वर्ट हुआ, सारे चीज को कैलकुलेट जोड़ देंगे तो H की वैल्यू हमको निकल जाएगी। अब देखो एप्लीकेशन की बात की है, हेसला की एप्लीकेशन क्या है, हेसला का एप्लीकेशन ये बताता है कि रिएक्शन जो या तो वो स्लो प्रोसेस में हो या तो फास्ट प्रोसेस में हो, उसको हम कभी भी हीट चेंज को हम एक्सपेरिमेंटली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ेगा, किस रूल की आवश्यकता पड़ेगी, हेस रूल की, हेस लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। तो हेस लॉ के हिसाब से हम सारा चीज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, या स्लो रिएक्शन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर द एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू। वहां पे क्या होता है, एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस where delta H value cannot calculated for experimentally हम delta H की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको केवल हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग केवल हेस लॉ के हिसाब से ही यूज करेंगे। तो हेस लॉ क्या कहता है, डेल्टा H की जो वैल्यू होगी H1 प्लस H2 होगी, या H1 माइनस H2 कर दोगे, जो भी डाटा आपका निकल के आया, जैसे मैंने डाटा निकाला था कि सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोम्बिक, ये सल्फर के दो फॉर्म होते हैं। सल्फर मोनोक्लिनिक कब सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट होगा, वहां मैं एग्जांपल बताया, जैसे सल्फर मोनोक्लिनिक अलग सल्फर रोम्बिक अलग है, तो मोनोक्लिनिक रोम्बिक में कब कन्वर्ट होगा, वो इतना स्लो प्रोसेस है कि जैसे कि कार्बन जब हीरा में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कभी भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो कार्बन हीरे में कन्वर्ट होता है, तो उतने समय तक कोई जीवित रहता नहीं। ठीक उसी प्रकार एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन सल्फर जो मोनोक्लिनिक होता है सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां पे डेल्टा H की वैल्यू को हम लोग
हेस लॉ के हिसाब से यूज करेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2 या H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2, कुछ भी कर सकते हो। जो भी डाटा आएगा सल्फर मोनोक्लिनिक को जो मैं निकालूंगा ऑक्साइड फॉर्म में, उसको कंबस्शन कराऊंगा, जलाऊंगा, तो सल्फर मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड में। तो एज्यूम दैट मैंने माना कि -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एनर्जी बाहर निकली, -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एनर्जी बाहर निकली। कैलकुलेट क्या करना है, जो सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर रोमिक कन्वर्ट हो रहा है उसमें हीट का चेंज क्या होगा। फिर क्या हुआ, बचा रोम्बिक। रोम्बिक को भी कंबस्शन कराते हैं, तो सल्फर रोम्बिक को जब जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो मैंने माना वहां पे -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एनर्जी बाहर निकला। H1 में मैंने 300 बोला तो 398 मैंने लिखा था, वहां पे कुछ भी मान सकते हो। तो -398 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स H1 में निकला। H2 में क्या निकला, -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स बाहर निकला। तो मैं डाटा को कैलकुलेट करूंगा अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, H1 प्लस H2 या H1 माइनस H2 डेल्टा H की वैल्यू डाटा को पुट करेंगे। तो हम क्या 398 में से 400 को माइनस किए तो +2 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकला था। दूसरी बात मैंने किया कि ये दी गई तो स्लो रिएक्शन के लिए। अब मैं बात करता हूं फास्ट रिएक्शन के लिए। तो मैंने यहां लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द एंथैल्पी फॉर द फास्ट रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो वो फास्ट रिएक्शन के लिए कैसे होगा तो देखते हैं। मैंने लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वो रिएक्शन क्या होता है, उसमें डेल्टा H की वैल्यू होती है -400 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स एनर्जी बाहर निकली। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो आपको बता दें बच्चों, कभी भी कार्बन जब ऑक्सीजन से जलता है तो डायरेक्टली फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा। कब बनाएगा, कार्बन पहले जलेगा ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो पहले फॉर्म में क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो वो डेल्टा H1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं है, डेल्टा H1 की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है। अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में जाकर बनेगा। तो वहां पर हमको H2 की वैल्यू पता है -300 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स। ये सब हमको हीट के बारे में पता चल गया। अब हम उसको डाटा को रखेंगे हेस लॉ के हिसाब से। हेस लॉ क्या करता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस H2। H की वैल्यू पता है, H1 की वैल्यू नहीं पता, H2 की वैल्यू पता है। तो H की वैल्यू मैंने लिखा -400, H1 की वैल्यू मैंने लिखा H1, H2 की वैल्यू -300। H1 को निकालना है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 300 में से 400 घटाएंगे तो आपको -100 किलो जूल मोल प्रति इनवर्स बाहर निकलेगा। ठीक है, ये एनर्जी आपकी होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा H1 की वैल्यू निकलेगी। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो।